करके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, रोज़ कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ लास्ट तक क्लास में ज़रूर रहना होगा, बिकॉज ये चैप्टर आपकी 100 मार्क्स हिंदी का जो भी टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 5 है रोज़ कहानी, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है। आई होप कि आप इस कहानी को पढ़े होंगे। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, मैं बहुत ही प्रयास करूंगा कि आपको इसमें कहानी की बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दूं, ताकि आपको सारी बातें लगभग समझ में आ जाए। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। सो प्लीज़ आप लास्ट तक ज़रूर क्लास में रहिएगा और शुरू करेंगे हम लोग। आप नोट्स भी ज़रूर बनाएंगे और बीच में क्लास मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बीच में फिर हट जाना है, बकवास नहीं होगा। बीच आपकी सिलेबस की बातें करेंगे हम, बिल्कुल ही सिलेबस की बातें होगी, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, कमेंट लाइव चैट में जो उचित होगा वो करते रहेंगे, बाकी की बातों पे ध्यान नहीं देंगे जो कोई भी हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चा पार्टी रोज़ कहानी। तो रोज़ कहानी जो है वो कहानी है। पहले तो बात ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, कहानी है जिसके लेखक अज्ञे जी हैं, ठीक है ना। इसमें पात्र है मालती है। मालती के जो पति है उनका नाम है महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। ध्यान रखेंगे, बातों को सुनते चलिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कराने वाला हूँ, सारी बातें क्लियर कराने वाला हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बात को सुनिएगा। मालती है, मालती के दूर के रिश्तेदार लगते हैं लेखक, यानी कि भाई लगते हैं। रिश्ते में क्या लगते हैं? भाई। लेखक ऐसा बता रहे हैं इस पाठ में कि वो बचपन में मालती के साथ बिल्कुल मित्रता का भाव रखे थे। साथ में पढ़ना लिखना कूदना खेलना सारा कुछ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ साथ में हुआ करता था। अचानक वो एक दिन क्या हुआ कि मालती के घर जाते हैं लेखक, रिश्तेदार बनकर, अतिथि बनकर। मालती उन्हें अजीब सा बिहेव उनका देखती है, उनका नहीं सॉरी, लेखक जो है मालती का अजीब सा बिहेव देखते हैं कि एक रिश्तेदार घर में आए और फिर मालती के चेहरे पे उतनी खुशी नहीं नज़र आई, खुशी नहीं झलकी। क्या हुआ? आखिर कुछ तो ज़रूर बात है इसमें। तो वही बातें हम लोग करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना, कि आखिर लेखक जब जाते हैं तो मालती के घर का वातावरण कैसा लगता है। क्वेश्चन सबसे पहला यही हो रहा है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिंता मत करो। मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एकदम जीरो से हीरो बनना है, जीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ और आपको वहाँ ला जा करके छोड़ूंगा जहाँ पे आपको 100% क्लियर हो जाए। मालती के घर, जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखें। लेखक जैसा कि मालती के घर पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसी परिस्थिति बन रही है, वो बिल्कुल ही देखना है। देखिए मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो, बिल्कुल ही उदासी थी, बिल्कुल ही उदासी। वहाँ एक होता है कि हमारे आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो बड़ी खुशी झलकी होती है, बहुत खुशी होता है, बहुत खुशी होता है। सबसे पहले तो बच्चों लोग को खुशी ये होता है कि रिश्तेदार आए हैं तो कुछ तो ज़रूर मिलने वाला है। तो मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। छाया मतलब समझ रहे हो, वहाँ पे अंधकार, छाया का मतलब अंधकार चीज़, उदासी हो, ठीक है ना। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी, ध्यान रखेंगे, मशीन की तरह उसकी दिनचर्या। जिस प्रकार मशीन लगातार चलती रहती है, जिस प्रकार मशीन लगातार चलती रहती है उसी प्रकार मालती की दिनचर्या हो गई थी। ध्यान रखेंगे, उसी प्रकार मालती की दिनचर्या हो गई थी। उसका मन बिल्कुल ही उदास था, थका थका तन था जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। ऐसा हुआ कि लेखक जब भी घर जाते हैं तो जिस उम्मीद से जाते हैं कि जाने पे मालती बहुत खुश होगी, हालचाल पूछेगी, भाई साहब कैसे आना हुआ, अचानक क्या बात हुआ, अपना कोई खबर थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ही विपरीत हुआ। क्या हुआ कि उसका मन उदास था। उसका मन क्या था? उदास था, थका थका तन था, चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला भी नहीं। उसके घर इतने अच्छे, मान लो कि बचपन के मित्र, रिश्तेदार में भाई घर पे गए हैं तो उसकी तो भाई चेहरे बहुत ही खुशी से झूम जाने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बुझा ही रहा चेहरा। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त में देती थी। अगर लेखक कुछ बात पूछते भी थे
तो बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया करती थी। लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा है कि इतना चहकने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई। लेखक को ऐसा लगा, बचपन का वो चीज़ याद आ रहा है कि साथ में लड़ाई झगड़े, पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना सब कुछ, वो उस समय कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छे इसके बिहेव थे, व्यवहार थे। बट अचानक से ऐसा क्या हुआ जो इसकी पूरी व्यवहार में बदलाव ला गया। लेखक फाइनली लास्ट में कहते हैं कि लेखक को ये बात ज़रूर अनुभव हो रहा है कि इतना चहकने वाली जो लड़की है वो कुछ ही वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई, क्या वजह हुआ इसका, है ना। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट कर लो बच्चा पार्टी जल्दी से। तो क्लियर हो गया कि मालती के घर का वातावरण जो है वो इस प्रकार से है कि वहाँ कोई भी ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे छाया मंडरा रही हो, वहाँ पे कुछ ऐसे संकट आ चुके हैं जिससे कि घर में खुशी का माहौल नहीं है, रौनक दिखाई नहीं दे रहा है। और जो मालती है वो पूरी तरह से बिल्कुल अपने आप को एक मशीन की तरह इंगेज कर चुकी है। दिन भर काम में फुर्सत के उसके पास कोई पल नहीं था। उदास मन थे उसके, तन और मन थका हुआ भी था। उसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं दिखाई दे रही थी घर में। मालती के घर अतिथि जाते हैं यानी लेखक जाते हैं, तो लेखक के जाने पर भी बताओ, हम लोग के घर पे अतिथि आए तो एकदम मज़े आ जाते हैं ना। लेकिन ये बात डिपेंड करता है कि अतिथि किस टाइप का है। बहुत ज़्यादा अगर वो टॉर्चर करने वाला भी होता है तो बहुत लोग दुखित हो जाते हैं तो इस तरह, लेकिन यहाँ पे लेखक का भाव ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आएगा। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी की शाम की छाया मंडरा रही हो। लेखक बता रहे हैं कि जैसे मैंने दोपहर के समय उस घर में गया, पैर रखा आंगन में, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई छाया मंडरा रही हो। तो बताइए यह कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। आखिर क्या था जो इस तरह से वहाँ का माहौल बना हुआ है। घर में जाने के बाद कोई खुशी नहीं दिखाई दिया, चेहरे पे उदासी झलक रही थी, खुशियाँ बिल्कुल ही नहीं थी। वो कैसी छाया है, लेखक ये पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही कर रहा है। फिर से हम एक बार आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि लेखक कहते हैं कि जब मैंने दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे वहाँ पे किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। उस घर में, उस आंगन के अंदर कुछ बहुत बड़ा अजीब सा संकट घिरा हुआ है, जिससे बिल्कुल मालती के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, घर में बिल्कुल सुनसान है। तो लेखक कहते हैं ये कैसी शाम की छाया है, वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग वर्णन करते हैं। फिर आपको पता है कि लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के बहन के यहाँ आए थे। सिंपल है, समझना है, इसको दिमाग में सेट करते चलना है। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। पता है ना, मैं अभी आपको बताया कि बचपन में लेखक उन्हीं के साथ बहुत ही अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, है ना। तो लेखक अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ बहन के यहाँ आए थे। यह वही बहन थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। वह लेखक की सखी अधिक थी। बच्चा पार्टी, सखी का मतलब होता है मित्र। आपने सखी सहेली आपने सुना होगा, तो मित्रता, दोस्ती, ठीक है। बहन थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई बहन के पीछे बहुत अच्छी मित्रता भी होती है, दोस्ती भी होती है। भाई बहन का प्रेम बहुत ही अटूट है, बहुत ही अजीब है, इसका कोई तुलनीय प्रेम है ही नहीं। वह लेखक की सखी अधिक थी, मतलब मित्र का भाव बहुत ही ज़्यादा था उन लोग के बीच। साथ खेलना, लड़ना झगड़ना, साथ पढ़ना लिखना हुआ था। देखिए भाव बहुत ही अच्छा है, साथ में खेलना हुआ था, साथ में लड़ना झगड़ना, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई तक भी साथ में हुआ था। वो व्यवहार से बिल्कुल स्वच्छ थी। उस समय की बात है जब बचपन में ये कंडीशन था, उस समय बिल्कुल ही इसका स्वभाव स्वच्छ था, साफ सुथरा था। शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है कि वह अपने भाई, सखा और अतिथियों के आने पर भी जरा सा उल्लास नहीं दिखा पाती। कह रहे हैं लेखक, बताओ क्या शादी के बाद औरतों में इतनी चेंज कि मेरे आने के बाद भी घर में अतिथि आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, मित्र आ रहे हैं, तो आने के बाद चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई दिया। ये कैसी बदलाव है। बचपन में वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, आपने सुना होगा कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो वही बातें हैं यहाँ पर भी, कि बात अक्सर ये है कि शादी के बाद औरत में इतना बदलाव आ जाता है क्या, कि वो अपने भाई को, सखा को, यानी मित्र को, या फिर अतिथि को, घर आए अतिथि को देखने के बाद भी जरा सा भी उसके चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई दे रहा है।
उसकी वार्तालाप भी बहुत नीरस है, बात भी अगर करते हैं तो ढंग से नहीं कर पाती है, बहुत संक्षिप्त में उत्तर दे रही है मालती। आखिर क्या बात है, कैसी छाया है इस घर में, प्रॉब्लम कहाँ पे है। नीरस का मतलब क्या हुआ, कोई भी उसमें रस नहीं है, कोई भी उमंग नहीं है, उसमें जरा भी खुशियाँ नहीं झलक रही है, मात्र प्रश्न के उत्तर देती है, बस इतना ही। और यह भी नहीं पूछती कि आप कैसे हो। लेखक कह रहे हैं कि मैं अतिथि के रूप में उसके घर आया, बताओ वो ये भी नहीं पूछ पा रही कि आप कैसे हो, कैसे आना हुआ, कुछ नहीं पूछ पा रही। जीवन बिल्कुल ही मौन, शांत, साइलेंट लाइफ वो जी रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि वह कुछ सह रही है, वो मन ही मन कुछ झेल रही है, भोग रही है। यही स्थिति यह बताती है कि मालती के घर पर शाम की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति से बताओ, कोई भी फील कर सकता है ये चीज़ कि क्या कहीं ना कहीं तो कुछ बात है, कुछ तो बात है जो इस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं सामने वाला। तो यही बातें थी, लेखक ने यही बताया कि ये इसी सब एक्टिविटी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उस घर में किसी शाम की छाया जरूर मंडरा रही है, जो इस तरह से वहाँ पे बिहेव हो रहे हैं। क्लियर हो गया ना। आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। और जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता देना, जल्दी से बता देना। मालती, मालती के पति का नाम क्या था, बताओ। मैंने शुरू में ही इंट्रो देते समय बताया, मालती के पति का नाम क्या था। फटाफट से कमेंट करो, लाइव चैट में अब भी कमेंट करो, मालती के पति का नाम क्या था, जल्दी से बताओ बच्चा लोग। हाँ, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मालती के पति का नाम, जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे को नहीं पता है। महेश्वर, याद रखना, मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर। मालती और लेखक के बीच कैसा संबंध था, दोस्ती का था बचपन में, वैसे भाई लगते थे, दूर के रिश्तेदार में। चलो फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझना है, फिर हम एमसीक्यूज करवाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बट अभी यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। अब तो आपको पता हो गया कि लेखक और मालती के बीच क्या रिलेशनशिप थे, पठित पाठ के आधार पर बताना है। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो क्या है, भाई है। मैंने इसका उत्तर अपने शब्दों में दिया ताकि बहुत ही सरल भाव में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप आसानी से पढ़ो ना, देखो बहुत ही मजा आने वाला है, आप खुद से समझ जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार हैं और रिश्ते में वो क्या है, भाई है, पर बचपन में उनका संबंध मित्रता का था, सख्य। सख्य का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा लोग मित्रता। एक साथ रहते थे, खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे, साथ साथ पीटते भी थे, पिटाई भी दोनों के साथ साथ हुआ करती थी, शरारती थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था, वो एक साथ अध्ययन करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। उनके व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा, उनके व्यवहार में हमेशा सख्य मित्रता की भावना रही, स्वच्छंदता रही है, मित्रता की भावना हमेशा से रही है। वह कभी भातृत्व के या फिर बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरे। ऐसा नहीं है कि भाई है, बहुत बड़े हैं, फिर तुम छोटी हो, इस तरह से कुछ नहीं, बिल्कुल ही एक मित्र की तरह एक्ट करते रहे वो। तो यही संबंध रहा लेखक और मालती का। लेखक और मालती का क्या रिलेशनशिप था बच्चा लोग, जरा फिर से बता दो, वो रिश्ते में क्या लगते थे, जल्दी से कमेंट करो, रिश्ते में क्या लगते थे। लेखक मालती के रिश्तेदार में जो थे वो क्या लगते थे, फटाफट से, बचपन के अकॉर्डिंग नहीं बताना है, अभी बस रिश्तेदारी के बारे में बता दो क्या लगते थे, जल्दी से, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या लगते थे। हाँ जी, हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वो भाई लगते थे, रिश्ते में क्या लगते थे, भाई, और बचपन के अकॉर्डिंग क्या लगते थे, मित्र लगते थे। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चा पार्टी आपको बता दो कि इस चैप्टर में बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मालती के पति, ध्यान रहे बच्चा लोग, ध्यान रहे, मालती के पति महेश्वर, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है, कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, बताइए। तो यानी फाइनली हम लोग महेश्वर के बारे में बताने वाले हैं कि महेश्वर का क्या बिहेव था, वो फिर क्या थे, किस प्रकार के थे, उनकी स्वभाव क्या थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है, टेंशन नहीं लेने को। पठित पाठ,
अर्थात इस कहानी के आधार पर यह कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था। देखो व्यस्त इसलिए था ना कि उसका एक रूटीन हो गया था। वो एक क्या था, डिस्पेंसरी था, डॉक्टरी से जुड़ा हुआ था। बस सुबह उठो, नहाओ खाओ पियो, फिर डिस्पेंसरी के लिए चले जाओ, फिर वहाँ जा कर के फिर वही रोगी, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, जैसे रोज़ का रूटीन, फिर घर पे आओ फिर सो जाओ। ये मतलब डेली की तरह एक व्यस्त रूटीन बन गए थे उसके। वो भी बिल्कुल ही मतलब क्या बताएं उसके बारे में, वही बिल्कुल एकदम कहे तो मालती की तरह व्यस्त जिंदगी थी। चलो ना देखो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि महेश्वर एक व्यस्त व्यक्ति था। व्यस्त मतलब बिजी पर्सन था, जिसका परिवार से रूटीन लगाव था, रूटीन की तरह लगाव था। बस इस टाइम में हम मिलेंगे, परिवार से भी इस टाइम से ही मिलेंगे। वैसे घर में बच्चा रो रहा है, गिर पड़ता है, उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं है। घर में बच्चा रो रहा है, मालती का एक बच्चा भी था, मालती का एक बच्चा था। महेश्वर साहब जी घर पे आए हुए हैं, अपने रूटीन में है, बच्चा रो रहा है, कहीं गिर पड़ गया, उससे उनके ऊपर, महेश्वर जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मालती का जीवन तो बिल्कुल नौकरानी की तरह है, मशीन की तरह। जैसे मशीन लगातार चलती रहती है ना, वैसे ये भी बिल्कुल चलती रहती है। महेश्वर को इस बात की भी कोई चिंता नहीं थी कि मालती इतना काम करती है, जरा इसके बारे में कुछ सोचे विचारे। फिर बिल्कुल ही इस बात की चिंता नहीं थी। बस है तो है, काम करना है तो करना है, ये भी सही है। घर आना, खाना और खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन सा हो गया था। किसका? महेश्वर जी का। महेश्वर कौन थे? मालती के पति थे। उनका बस ऐसा हो गया था कि घर आना, घर आए, खाए, खाकर सो जाना है, फिर सुबह तैयार होकर के डिस्पेंसरी के लिए चले जाना है। बस यही एक रूटीन सा हो गया था उनका। अब बताओ, ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की ज़िंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है। सही बात है भाई, जैसे एक खूंटा पे पशु को बांध दो और फिर वो पशु बस उसी खूंटा के इर्द गिर्द रहते हो, बाकी से कोई मतलब नहीं। यार सामाजिक प्राणी हो ना, थोड़ा बहुत समाज में भी रहो, समाज को देखो, परखो, परिवार के साथ समय दो। पर महेश्वर भैया कुछ इस तरह से थे कि वो बस रूटीन की तरह थे इस पठित पाठ के आधार पर। हालांकि वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बस हमें तो वो कहानी बताना है ना कि क्या हुआ। चलो फटाफट से, ओहो हाँ चलिए। घर आना, खाना और खाकर सो जाना, सुबह तैयार होकर डिस्पेंसरी चले जाना, एक रूटीन सा हो गया था। ऐसा आभास होता है कि महेश्वर की ज़िंदगी खूंटे से बंधे पशु के समान है, जिसकी नियति मात्र कहने के खूंटे के, सॉरी यहाँ पर खूंटा होगा, यहाँ पे खूंटा कर लेंगे बच्चा लोग, खूंटे के चारों ओर चक्कर काटना ही है। जिस प्रकार से एक पशु को खूंटे से बांध दो तो वो पशु मात्र खूंटे के चारों तरफ ही घूमता रहेगा, उसी प्रकार से महेश्वर भैया की भी जिंदगी कुछ इसी तरह से थी। कहानी में जहाँ कहीं भी महेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ वातावरण तनावग्रस्त हो जाता है। अब बताओ, बच्चा रो रहा है घर में, बच्चा घर में रो रहा है और महेश्वर भैया जी हैं और वो उस बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बताओ कि अगर कहानी में पठित पाठ के आधार पर जब आप कहानी पढ़े होंगे या फिर अभी सुन पा रहे हो बढ़िया से, तो देखो कि जहाँ पे महेश्वर की चर्चा हो रही है वहाँ पे क्या आ रही है? तनाव की स्थिति बन रही है कि वहाँ पे एक आदमी पड़ा हुआ है और एक बच्चा रो रहा है और उस आदमी पे कोई असर नहीं है। तो बताओ, तो वो टेंशन वाली स्थिति पैदा होगी कि नहीं? वहाँ पे तनाव होगा कि नहीं? वही बात है ना। और फिर वो भी तनावग्रस्त स्थिति, चले आए घर पे आए, खाना खाए, फिर शाम को तो घूमते फिरते हॉस्पिटल के लिए जाना ही है, डिस्पेंसरी के लिए जाना ही है। वहाँ पे पेशेंट मिला करते थे बहुत ज़्यादा। वो गैंग्रीन के एक बार पेशेंट मिल गए थे। गैंग्रीन क्या है वो हम लोग करने वाले हैं, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। कांटे गड़ जाते थे, कांटे गड़ जाते थे तो भाई वो घाव हो जाता था। और वो घाव अगर साधारण नहीं हो पाया, मतलब कि वो नहीं सूख पाया, अच्छा नहीं हो पाया, तो वो भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर बहुत बड़ा घाव हो जाता है और फैलने लगता है ना। तो उसको गैंग्रीन बोलते हैं। तो वहाँ पे गैंग्रीन के पेशेंट भी आया करते थे और महेश्वर जी उनके इलाज में बस ऑपरेशन, कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि पैर ही काट दो, पैर ही काट दो उसके, भाई पैर में कांटे गड़ गए हैं, पैर में गैंग्रीन हो गया तो काट डालो। एक बार तो मालती इस बात पे बड़ी ही अजीब सा हो गई थी। लेखक पूछा कि महेश्वर जी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? तो जी जा रहे हैं डिस्पेंसरी, वहाँ पे ऑपरेशन करना है। किसका भाई? तो गैंग्रीन का एक पेशेंट है, उसका ऑपरेशन करना है। अच्छा, तो मालती बोलती है वहाँ तो बस हाथ पैर ही काटते हैं, पहले के लोगों को कांटे नहीं करते थे क्या? जो आज के ज़माने में कांटे करते हैं तो हाथ पैर ही काट डालो। उस पर महेश्वर हंसता है, बेचारा हंस के चुप हो जाता है, क्या करे डॉक्टर जो है ना। तो बच्चा लोग क्लियर हुआ ये चीज़ें?
5 की तरह चलते हैं। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? देखो वो क्वेश्चंस आ गए कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है। मतलब कि वो अगर ठीक नहीं हो पाया तो फिर वो सामान्य से अधिक हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्रीन। आमतौर पर इसे गलाव कहते हैं। गैंग्रीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चा लोग? गलाव होता है, अर्थात घाव ठीक होने के बजाय गलने लगता है। घाव ठीक होने के बजाय क्या होने लगता है? गलने लगता है और बढ़ने लगता है। इस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। बताओ, अंदर ही अंदर ठीक ना होकर के वो गलता है, फैलता है, तो बढ़ेगा घाव। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उस अंग को ही काट के भाई बाहर कर दो, नहीं तो फिर अंदर ही अंदर वो पूरे बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाएंगे। सो फाइनली बच्चा लोग, गैंग्रीन समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ, गैंग्रीन समझ में आया ना? कि गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक ऐसा चोट या घाव होता है जिसका सामान्य इलाज संभव नहीं हो पाता है, उसे गैंग्रीन कहते हैं। आम तौर पर इसे हम क्या बोलते हैं? गलाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलाव। ठीक है ना? अर्थात घाव ठीक होने के बजाय ठीक नहीं हो पाता है, गलने लगता है। होना चाहिए ठीक, बट होने लगता है गलाव, तो ये बढ़ने लगता है और उस परिस्थिति में उस अंग को काट देना ही बेहतर माना जाता है। तो बच्चा लोग, इस चैप्टर में 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है कि कहानी से उन वाक्यों को चुने जिनमें रोज शब्द का प्रयोग हुआ है। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेखक जो है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इन्होंने बड़ी ही दिमाग लगा के बड़ी ही अच्छे काम ये किए हैं ना। इस चैप्टर का शीर्षक बड़ी ज़बरदस्त रखा है जिसका नाम है रोज। तो ये रोज शीर्षक जो है ना, सबसे बड़ी बात होती है स्टोरी का शीर्षक, है ना? तो शीर्षक तो ज़बरदस्त होना चाहिए। तो शीर्षक इन्होंने रोज क्यों रखा? बिकॉज मालती का जो भी काम था उस घर में ऐसा माहौल बन चुका था, जो कि आपको पता है कि वो यंत्रवत काम कर रही थी, यानी मशीन की तरह। जैसे उसका भी रूटीन फिक्स है, बस ये काम करो, वो करो, ये करो। इसमें बेचारी के जीवन पीसे हुए हैं। इसी तरह से उसका जीवन यापन हो रहा है, रोज की तरह। रोज उसका एक ही काम, रोज उसका एक ही काम, रोज उसका एक ही काम। आपको समझ में आ रहा है ना? रोज। यहाँ से लेखक ने ये वर्ड चुना और इसकी शीर्षक बना दिया रोज। रोज मतलब गुलाब नहीं बच्चा लोग, यहाँ पे बड़ी ध्यान देता है रोज पे। रोज पे ध्यान नहीं देना है, वो गुलाब वाला रोज पे नहीं, डेली वाला रोज पे ध्यान देना है। चलो ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोज जो शब्द है ना, वो कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। आप स्टोरी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े होंगे तो टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को, ठीक है? तो कहानी में मालती द्वारा बोले गए कुछ वाक्य हैं जिसमें रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर जो भी आप स्टोरी अगर पढ़ोगे ना रोज, तो उसमें पता चलेगा कि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ही किया है। कौन? मालती ने। कौन किया है? मालती। और मालती के पति थे महेश्वर, और एक वो संतान था बच्चा टीटी। क्या नाम था? टीटी। ध्यान देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज कर दिया कि कौन सा वाक्य। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। क्या भाई रोज होता है? मालती टोक कर बोली कि मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, ऐसा तो रोज होता है। क्या रोज होता है? मालती के साथ कुछ ऐसी काम हो गई थी जो कि फिक्स था, रोज उसका सुनना। जैसे गैंग्रीन। लेखक पूछते हैं डॉक्टर साहब, यानी महेश्वर से, कि डॉक्टर साहब, क्या आपने गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए? यस, मैंने गैंग्रीन का ही ऑपरेशन किया। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें तो भाई घाव पड़ जाते हैं तो हाथ पैर ही काट देते हैं। मालती सुन के बोलते हैं, मेरे लिए तो ये रोज़ का सुनना है, मैं तो रोज़ ही ये सब सुनती हूँ। खाना खाने का टाइम 11 बज गए, मालती अभी तक खाना नहीं खाई। मेरे लिए तो रोज़ का यह टाइम है, मेरा तो रोज़ 11 बज जाता है। पानी ख़त्म हुआ, पानी नहीं आया, अभी बर्तन धो रही हूँ, अरे मेरे लिए तो रोज़ का यही टाइम है। तो ये सारी बातें हैं। तो आप समझ रहे हो भाव क्या है? तो वही बातें हैं। मालती एक कंडीशन आता है जहाँ पे टोक कर बोलती है कि मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। देखो यहाँ पे रोज़ इस्तेमाल हुआ। क्यों? पानी का क्या हुआ? रोज़ ही होता है, कभी वक्त पर नहीं आता। ये रोज़ का काम है, कभी पानी वक्त पे नहीं आता, है ना? मैं तो रोज़ ऐसी बातें सुनती हूँ। धीरे से बोली कि मेरे तो रोज़ इतने समय हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये चूँकि ऑलरेडी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में है, तो इसका आंसर आपको तो बनता है देना, है ना? तो बच्चा पार्टी ये समझ में आया ना कि मालती ने इस चैप्टर के अंदर कहाँ कहाँ पे रोज़ शब्द का इस्तेमाल किया है। सो फाइनली वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कल बच्चा लोग बोले सर
स्क्रीनशॉट के लिए समय दो। चलो 1 2 3 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फटाफट से बिल्कुल ध्यान देना है। आशय स्पष्ट करें। आशय मतलब आशा, पूरी भावार्थ बताना है, कहना क्या चाहते हैं। ये जो भी लाइन है ना, ये लाइन का मतलब क्या है, ये लेखक ने क्यों प्रयोग किया, कौन सी लाइन, जो आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। बच्चा लोग, लेखक कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि लेखक जब मालती के घर गए तो वो जो सोच के गए थे बिल्कुल उसका विपरीत वहाँ पे परिस्थितियाँ बन गई। जैसे लेखक सोचे थे कि बहुत साल बाद, करीब 4 साल बाद वो गए हैं मालती से मिलने के लिए, तो मालती मुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, उसके चेहरे पे बहुत ही उल्लास आ जाएंगे, खुशियाँ आ जाएगी। बट जैसे ही आंगन में पैर पड़े, सुना सा आंगन, और मालती सामने से हिचक खड़ी हुई है, कुछ नहीं बोल रही, मतलब बिल्कुल ही चेहरे पे क्या बोले, खुशियाँ तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, कुछ सवाल पूछते थे लेखक तो बस उसका शॉर्टकट जवाब दिया करती थी मालती, है ना। तो ये चीज़ें हैं। लेखक वहाँ पे रहते रहते क्या हुआ, लेखक वहाँ पे रह रहे थे, एक्चुअली हुआ वो कि लेखक कह रहे कि यार जिस घर पे ऐसी छाया पड़ी हुई है ना, मैं तो बिल्कुल अज्ञात हूँ, पर न मानो मैं भी उसके बस में हो रहा हूँ, अब मैं भी नीरस होते जा रहा हूँ, मन मेरा भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल मालती की तरह, बिल्कुल इस घर की तरह, पता नहीं क्या हुआ। लेखक ये जाहिर कर रहे हैं इस लाइन से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है ना, वह अज्ञात रहकर भी, पता ही नहीं चल रहा है कैसी छाया है। छाया तो बिहेव से पता किया जा रहा है ना, बट क्या है कैसा है वो तो नहीं पता चल रहा। अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। ओह, मैं भी अब उसके अधीन होते जा रहा हूँ, मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे कि यह घर, मालती बिल्कुल उसी की तरह हो रहे हैं। तो लेखक का भाई इस पंक्ति का तो आशय स्पष्ट करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए कि आशय स्पष्ट करते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से बच्चा लोग इस पर हम लोग क्लियर करते हैं कि ये जो पंक्ति है ना, ये अज्ञेय जी के द्वारा रचित पाठ रोज कहानी से लिया गया है। कहानी का नाम क्या है, रोज। क्या नाम है, रोज। लेखक जो है मालती के घर दूर के रिश्तेदार के रूप में आए हैं। देखो आंसर जो है ना बिल्कुल अपने शब्दों में लिखा गया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप पढ़ के अच्छे से खुद से क्लियर कर सकते हो। अभी तो आपको लास्ट तक क्लास को देखना ही है, लास्ट तक इस क्लास को देखना ही है। मेरे साथ बहुत स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। नाम किसका किसका रखूँ, खैर कोई बात नहीं। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छा से मेहनत करो आप लोग, बहुत अच्छे से स्टोरी समझो, खूब मन लगा के पढ़ो, अपना सपना साकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशियाँ होगी हम लोग को, पर भूलना मत हम लोग को, ध्यान रखना। चलो, तो लेखक मालती के घर दूर के रिश्तेदार में आए हैं। अतिथि को यह लगता है, अतिथि कौन है आपको पता होना चाहिए, लेखक है। अतिथि कौन है, लेखक है। अतिथि को यह लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। बिल्कुल लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो तो कल हम लोग बात किए थे ना इस पर। क्यों लग रहा है, बिकॉज वहाँ पे बिहेव ही कुछ इस तरह से बने हुए हैं, माहौल उसी तरह से बना हुआ है। महेश्वर को भी देखो तो बिल्कुल उसका भी रूटीन फिक्स, आया, खाया, पिया, सोया, सुबह उठ करके नहा धोवा करके अपने चले गए ड्यूटी पे। बच्चा रो रहा है, गिर पड़ा, कोई मतलब नहीं। मतलब क्या, वही स्थिति बनी हुई है। लेखक उसी माहौल को देखकर कह रहे हैं कि इस घर पे जो है वो काली छाया मंडरा रही है। अशुभ बोलते हैं, काली छाया का होना मतलब समझते हो ना, एकदम बिल्कुल अशुभ। लेखक को यह भी अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में जकड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल कहा गया है बच्चा लोग कि मनुष्य जो होता है ना वो सामाजिक प्राणी होता है, जिस माहौल में रखो वो उस माहौल का होता चला जाएगा, बिकॉज इफेक्ट आता है। होता क्या ना, एक्चुअली साइंस का रूल है कि नेचर जो है ना, नेचर क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है। नेचर का ये रूल है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है। सो फाइनली अगर एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी जो भी है जैसा भी है ठीक है, बट अगर आप दूसरी माहौल से होकर के वहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो इनिशियली शुरू में आपको उतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते आप भी उस सोसाइटी के अनुसार बिल्कुल ही ढल जाओगे। बिकॉज मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में वो रहेगा वहाँ का असर तो पक्का ही पक्का पड़ने वाला है। तो फाइनली लेखक को भी वह क्या कैसा अनुभव हो रहा है कि लेखक भी उस माहौल में क्या हो रहे हैं, जकड़ते चले जा रहे हैं। सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बहुत मज़ा आएगा, क्लास लास्ट तक देखना है।
वह भी उसकी जकड़ में आकर बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है। कौन? लेखक। लेखक को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर वो उमंग, वो खुशियाँ बिल्कुल ही मरते चली जा रही है, बिकॉज वो उस जगह पे है जहाँ पे खुशियों का कोई मतलब ही नहीं। वहाँ बस यही काम है, हाँ भाई सुबह हुए, ये काम है, वो काम है, ये दिस दैट, बस इतना करने में ही पूरे दिन निकल गए। फिर अगले दिन भी वही काम, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं बच्चा लोग, ध्यान रखेंगे इस चीज़ पर। तो बिल्कुल उसी तरह बच्चा लोग लेखक भी उसी तरह होते जा रहे हैं। जैसे कि वहाँ का माहौल बन चुका है, माहौल बिल्कुल नीरस था, वहाँ पे निर्जीव सा था, उसी तरह से लेखक भी हो रहे हैं। और फाइनली कह रहे हैं कि उसकी जकड़ में आकर के बड़ा नीरस और निर्जीव सा हो रहा है। कौन? लेखक। ठीक उसी प्रकार जैसे मालती, जैसा यह घर। भाव समझो, अगर भाव का अभाव होगा तो फिर समस्या जटिल हो जाएगी, इसलिए भाव का अभाव नहीं होने देना है। भाव समझना है, पंक्ति क्या कह रही है, कहने का मतलब क्या निकलता है। फाइनली क्लियर हो गया? कमेंट करके बताओ, समझ में आया कि फिर से एक बार समझा दो। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, सारे कोई कमेंट करो, जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं, कि चीज़ें फिर से बतानी पड़ेगी। जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। लेखक का कहने का मतलब है कि मैं वहाँ पे आ चुका हूँ मालती के घर, तो बिल्कुल मुझे भी वैसा ही अब थोड़ी देर के बाद फील होने लगा है, जैसा कि मैं भी उसमें जकड़ते जा रहा हूँ, बिल्कुल नीरस होते जा रहा हूँ, निर्जीव होते जा रहा हूँ। हमारे मन के अंदर जो भी खुशियाँ थी, उमंग थे, जोश थे, वो अब बिल्कुल ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीरस होते जा रहे हैं, निर्जीव सा हो रहा है, जैसा कि मालती का हो रहा है, जैसा कि वहाँ उस घर में हो रहा है। तो बिकॉज होना ही है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और वहाँ पे तो वो वहाँ पे है जैसे कि मालती के घर। तो मालती के घर की स्थिति बिल्कुल ही कैसी है आपको पता होना चाहिए ना, नीरस है, जैसे वहाँ पे कोई काली छाया मंडरा रही हो। तो लेखक भी उसी माहौल में जकड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चा लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन, एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा मैं फिर से पढ़ता हूँ फटाफट से। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में घंटे के इन खड़कों, ओह हाँ, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी में इन घंटे के इन खड़कों के साथ साथ मालती की उपस्थिति है। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? देखो इस कहानी का अगर आप अध्ययन करते हो, कहानी पढ़ते हो, तो आपको ये पता चलता है कि 3 बज गए, 4 बज गए, तो कुछ टाइम सा फिक्स है कि 4 बज गए तो पानी का टाइम हो गया है, पानी आएगा। 11 बज गए भाई, तो मेरे तो खाते खाते 11 बज जाते हैं, मेरे नहीं, मालती के। मेरा कहने मतलब है मालती को ऐसा परिस्थिति बनते जा रहा है समय के साथ। घंटा बजने का मालती से क्या संबंध है? ऐसा है बच्चा लोग कि टाइम फिक्स था उसका, कि इतना टाइम हो गया ना, मतलब 1 घंटी बज गई कि मालती उठो, पानी आ चुका है, जाओ नल से पानी को भर लो। देखो उस भाव को हम समझते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालती हर समय घंटा गिनती रहती थी, मतलब समय गिन रही थी, क्योंकि समय काटे नहीं करता था। बताओ, इंसान ही तो है वो, उसकी ज़मीर मरती जा रही है, वो अंदर ही अंदर कुछ झेल रही है, भोग रही है, कष्ट सह रही है। समय कटे नहीं कट रहा है, पर वो काट रही है। साथ ही उसके आगे की योजना पर भी काम करना होता है। अभी बैठी है, सोच रही है कि समय कटे कटे, फिर वेट कर रही है कि 4 बजेगा तो पानी आएगा, मैं पानी भरूंगी, फिर जाऊंगी शाम को, ये आएंगे, मतलब कौन आएंगे? महेश्वर साहब आएंगे, तो बाकी के काम आगे बढ़ेंगे। घर में नौकर है नहीं, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, भोजन बनाना, सब काम किसको करना है? उसी को करना है, I mean कि मालती को करना है। घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। कितनी मानसिकताएं रहती है? 2 मानसिकता, ठीक है ना। पहली तो यह है कि चलो अब इतना समय मेरा बीत गया, जैसे 4 बजा तो 4 बजे का घंटा बजा, मतलब समय हो गया, तो एक माइंड में सेट हुआ कि चलो आज तो मेरा 4 बजे तक का समय निकल गया। अब दूसरी सोच क्या रहती है कि चलो अब यह काम मुझे करना है, अब तो 4 बज के 4 बजे तक का समय निकल गया, अब मुझे पानी भरना है। मतलब बीते हुए समय का भी ख्याल और आगे आने वाले कामों का भी ख्याल। यहाँ पे 2 बातें बच्चा लोग। घंटा बजने का मतलब वो टाइम जो हो रहा है ना,
3 बजे या 4 बजे या 11 बजे जो भी समय हो रहा है, उस समय पे वहाँ से 2 बातें निकल के सामने आती है। एक बातें तो यह है कि मालती को ऐसा फील हो रहा है कि चलो मेरा अब तक का, आज तक का इतना समय निकल गया। दूसरी बात है कि अब आने वाले समय में, आगे का जो समय मेरा बचा है, उसमें मुझे ये काम करने हैं, प्लान बनाने हैं उनको। ये मेरा ये प्लान है, खाना बनाना है, फिर टीटी को भी वो खिलाना है, या फिर महेश्वर को भी खिलाना, जो भी काम है, तो ये सारे प्लान हैं इनको। तो फाइनली यहाँ पे आप देख रहे हो कि घंटा बजने पर उसकी 2 मानसिकताएं रहती है। पहली यह है कि चलो अब इतना समय बीत गया, और दूसरा यह है कि अब मुझे ये काम करना है, कर लो। हर घंटा गिनना उसको आभास कराता है कि अब इतना समय तो बीत गया। जितना भी समय बीत रहा है उसको, उससे एक तसल्ली मन में फील होती थी, क्योंकि वो समय काट रही थी बेचारी। क्या बताया, मालती जो है ना, इस कहानी की नायिका है मालती। इस कहानी की नायिका है कौन? मालती। चलो बच्चा लोग, तो 8 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अभिप्राय स्पष्ट करें, ये भी भावार्थ ही स्पष्ट करना है। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। चलिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, समझना बहुत अच्छे से। एक दिन ऐसा हुआ कि रात को क्या था कि करीब 10:30 हो रहे थे। महेश्वर और लेखक भी बिस्तर पे बैठे हुए थे, और साइड में पलंग था सामने में, और उस पलंग पे टीटी सोया हुआ था। टीटी कौन है पता है ना आपको? टीटी कौन है बताइए तो फटाफट से। टीटी कौन है बताओ जल्दी। वो ट्रेन वाली की बात नहीं हो रही है, ट्रेन में जो टिकट वो चेक करते हैं उस टीटी की हम बात नहीं कर रहे हैं बच्चा लोग। आप बताओ टीटी कौन है, पठित पाठ के आधार पे बताओ जल्दी से, टीटी कौन है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। टीटी कौन है? हाँ, मालती का संतान है जी, सही बात है। या फिर महेश्वर का भी कह सकते हो, दोनों का, मालती महेश्वर का। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 10:30 बज गए थे, वहाँ पे वो सोया हुआ था। महेश्वर बोले कि आप थके होंगे भाई, सो जाइए। किससे बोल रहे हैं? लेखक से। तो लेखक कहते हैं आप भी तो थके होंगे, आप भी तो डिस्पेंसरी डॉक्टरी करके आते हो, तो फिर आप भी थके होंगे। तो ऊँघा रहे थे वो, महेश्वर साहब को ऊँघाई आ रही थी। लगभग 10:30 हो चुके थे और मालती भोजन कर रही थी। तो लेखक जो है ना मालती की ओर देख रहे थे। ऐसा लगा कि मालती कुछ विचार में डूबी है, लेकिन गहन विचार में नहीं थी, लेकिन विचार में डूबी हुई है और खाना धीरे धीरे खा रही थी। लेखक बिल्कुल आकाश की तरह देखने लगे, आकाश की तरफ देखने लगे। बात को समझिएगा। पूर्णिमा थी, आकाश में मेघ रहित था, मतलब बादल नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि सरकारी क्वार्टर की जो दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी की तरह चमक रही है। वाह, अत्यंत शीतलता, बहुत ही ठंडी हवाएं भी छलक रही थी, मानो कि चांदनी उस पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो, ऐसा फील हो रहा था लेखक को। मतलब कि चांदनी के समय, रात के समय बिल्कुल वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन माहौल तो आकाश की तरफ ठीक था ना, उस घर के अंदर, उस प्रांगण में बिल्कुल ही ठीक नहीं था। इतने अच्छे माहौल। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, बताओ कि वो गर्मी में जो चीड़ का वृक्ष है उसके ऊपर जो मैला हुआ सा वो वृक्ष जो है वो धीरे धीरे गा रहे हैं, जैसे लगता हो कि कोई कोमल राग निकल रहा है। लेकिन वो राग तो करुणा नहीं है, अशांतिमय है, लेकिन उद्वेगमय नहीं है बच्चा लोग। ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने देखा कि धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ है उड़ान से चक्कर काट रहे, वे भी बड़ी सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो लेखक को वो सारा चीज़ बड़ी अच्छे नज़रिया में दिखाई दे रहा था। लेकिन सौभाग्य लेखक का है, लेकिन दुर्भाग्य किसका है? मालती का, कि ये सारी चीज़ें मालती के लिए नहीं बना। मालती के लिए तो रोज़ वही काम है, रात को 11 बजे खाना खाओ, दिन भर किसी तरह काट करके 4 बजे तक पानी भरो, मतलब दिन भर का बेचारी का रोज़ का नियत हो गया था समय। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। जैसा कि आप देखो, प्रस्तुत पंक्तियाँ अज्ञेय जी के द्वारा रचित रोज कहानी से ली गई है। लेखक यह बताना चाहते हैं कि एक दिन, मैं स्टोरी बता रहा हूँ, देखो अभी भी बताया आपको कि रात करीब 10:30 बज रहे थे, मालती खाना खा रही थी, वो भी कुछ विचारों में डूबी हुई थी। लेखक आकाश की ओर देखने लगे। पूर्णिमा थी, लेकिन आकाश अनभ्र था। अनभ्र का मतलब मेघ रहित, बादल नहीं था। लेखक बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे। लेखक जो है ना बहुत सारे सुखमय स्थिति की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे थे। लेकिन दुख की बात है कि वो सुखमय पल मालती के लिए नहीं था। मालती के तो चेहरे पे बिल्कुल ही उदासी पड़ा हुआ था। मालती ने वे सब कुछ नहीं देखा
जो बातें लेखक ने देखा, जो बातें कल्पना किया लेखक ने, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है कि वो चीज़ें मालती को दिखाई नहीं देता है। मालती का तो जीवन अपनी रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था। नियत गति से फिक्स है, जो समय नियत है, कांस्टेंट है कि इसी टाइम पे मेरा ये काम होने वाला है, मेरा तो रोज़ इतना ही बच जाता है ना। उसी तरह से रोज़ की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, चांदनी रात के लिए, एक संसार के लिए वो समय रुकने को तैयार नहीं था। मालती के लिए रुकने को तैयार नहीं था, वो भी निकल रहा था। तो ये बड़ी इमोशनल सी चीज़ें थी थोड़ा सा, बट इमोशनल होने को नहीं, बिल्कुल मज़े लेने को और समझने को। क्लियर हो गया ना। चलते हैं इस, ये 9 नंबर का क था। ख पार्ट पे समझते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वैसे तो सब समझा रहा हूँ अच्छे से, हमको ऐसा फील हो रहा है, बट आपको कैसा लग रहा है आप तो खुद से बता सकते हो। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है? हाँ, तो देखो, एक आपको बचपन की बातें बताता हूँ मैं, अपना नहीं, लेखक का और मालती का। ऐसा था, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब वो बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे, देखो आपको आंसर कहीं मिल जाएगा, आंसर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आप समझो उसको। अगर कोई बंदा समझा रहा है ना, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। हमको लगता है कि आई होप कि वो बहुत दिनों तक याद रहता है। जैसे आप एक कोई फिल्म देख लो, तो फिल्म की स्टोरी आप देख के इमेजिन करते हो ना, तो बड़ी अच्छे से याद हो जाता है। अगर कोई सुनाता है तो थोड़ा सा दिस दैट, लेकिन वो इसलिए आप केवल आंसर के चक्कर में ना पड़े, भाव को सुनिए, समझिए, तब आपको आंसर पक्का क्लियर होगा। और कोई ज़रूर नहीं कि सर ने जो लिखवाया उसी को मैं लिख दूंगा, नहीं, आप मेरे बातों को समझो तो आप समझने के बाद खुद से अपना एक शब्द बना सकते हो, भाव वही होंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई क्या हुआ था कि जब वो बचपन में मालती के साथ पढ़ते थे, तो वही मालती पढ़ाई न कर पाने के बजाय पीट जाती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, बिल्कुल ही चंचल थी, पढ़ाई नहीं करती थी, मार खा जाती थी वो। क्या हुआ कि एक बार मालती के पिताजी ने उसे एक पुस्तक ला कर दी कि रोज़ 20 पन्ना पढ़ा करो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। पिताजी बोलते हैं, बेटा एक काम करो, लो ये किताबें मैं तुम्हारे लिए ही लाया है, और इसमें 20 पेज तुम रोज़ पढ़ा करो, इससे तुम्हारी पढ़ने की अभ्यास भी बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगी तो सोच लो कि तेरा मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये इतनी प्यार से नहीं बोलेंगे पिताजी, बड़ी गुस्से में आकर बोलेंगे। मालती ने उसके पढ़ने के बजाय उसके पन्ने फाड़ कर फेंकने लगी थी। मालती बोली, ठीक है, अभी तो पापा जी आप जो भी करना है कर लो, बट बाद में तो मैं इस किताब का क्लास ही लगा दूंगी। क्या की मालती की पढ़ने के बजाय उसके पन्ने फाड़ कर फेंकने लगी, पन्ने फाड़ना शुरू कर दी। जब पिताजी ने पूछा कि किताब समाप्त कर ली, तो मालती बोली कि हाँ कर ली। पिता ने कहा तो पुस्तक लाओ, मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो मालती तो चुपचाप खड़ी रही। बिकॉज क्यों खड़ी है? क्योंकि वो तो पुस्तक फटे हुए हैं, फाड़ के पन्ने फेंक दी है। आगे की स्टोरी समझो बच्चा लोग, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा से समझ में आएगा। कहते हैं पिताजी कि तो जाओ बेटा पुस्तक लाओ, मैं क्वेश्चन करूँगा आपसे। मालती चुपचाप खड़ी रही। पिताजी को थोड़ा गुस्सा आया कि मैं बोल रहा हूँ पुस्तक लाने के लिए, लेकिन ये यहाँ से टस से मस नहीं हो रही है, मुहावरा है ना। फिर पिताजी के डांट पड़ने पर बोली कि किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है। बड़ी अजीब सी आवाज़ में बोली कि मैंने तो किताबें फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। कौन बोला? मालती। उसके बाद वो पीटी। पिताजी ने एकदम जम के उसकी धुलाई की है, पिटाई की हुई। पर ये बात तो अलग है, बिल्कुल अलग है। लेखक ये सोच रहे हैं कि वही मालती जिसके बचपन की ये हरकत है, लेकिन अब ये एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। अब आप सोच रहे हैं कैसे अखबार सर? तो एक दिन की बात है कि लेखक जो है वो घर में तो थे, मालती भी थी, और मालती के पति महेश्वर डिस्पेंसरी से आए थे तो आम लेकर के आए थे, और वो आम अखबारों के पन्नों में लपेटा हुआ था, ठीक है ना। तो आते आते मालती से उनके महेश्वर ने फरमाइश किया कि मालती मैंने कुछ आम लेकर के आया भाई, उसको तुम धो करके लाओ। तो वो धोने के लिए जाती है, तो हुआ यूँ कि वो तो अखबार में लपेटा हुआ था, तो निकाल के वो अखबार पढ़ती हुई नल के पास जा रही है। वहाँ पे जा रही है, दोनों साइड के पन्ने को पूरे अच्छे से पढ़ा, तब गहरी सांस ली और तब जा कर के उसको फेंका। तो लेखक ये चीज़ देख रहे हैं, सोच रहे हैं बताओ आज इसकी ये परिस्थिति कि वो नल के पास जा रही है तो पढ़ते हुए जा रही है, कैसी ये स्थिति हो गई है।
यही मालती जो कि बचपन में बिल्कुल चंचल थी, उद्यत मन था इसका, और आज बेचारी एक पेपर के लिए तरसती है। एक पेपर मिला बेचारी को पढ़ने के लिए तो वो नल के पास जा कर के पढ़ रही है, क्योंकि एक दिन महेश्वर ने अखबार के पन्ने में आम लपेट कर लाया था और उस आम को धोने के लिए बोला था, तो मालती उस अखबार को पढ़ते पढ़ते नल की ओर जा रही थी। इस प्रकार से लेखक को ये बात फील हुआ कि बताओ वही मालती है ना, मालती तो वही थी, हरकत उसके चेंज थे, क्योंकि वो छाया कैसी छाया है जो पूरे माहौल को निरस बनाए हुए है, निर्जीव बनाए हुए है। चलो बच्चा लोग, तो एक क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहानी के आधार पर मालती के चरित्र के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आपका HW रहा, होमवर्क रहा, बिकॉज आपने इतनी स्टोरी पढ़ा तो आप इसके बारे में नहीं लिख सकते हो क्या, मालती के चरित्र के बारे में बताना है, और ये आपका होमवर्क ही रहेगा, आप खुद से करोगे, ठीक है ना।